हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वयन, जिसके आज के भाग में हम चर्चा करेंगे जंतुओं में हार्मोन पर। आओ बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए, जंतुओं में हार्मोन। जब हमने पादपों में हार्मोन की चर्चा करी थी उस समय मैंने बताया था कि हार्मोन क्या होते हैं। ये शरीर के एक विशिष्ट भाग में किसी ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं जो किसी क्रिया को नियंत्रित करते हैं तथा दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। हार्मोन जहाँ से स्रावित होते हैं वह कौन सा भाग है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का, जो हमारे शरीर में नियंत्रण व समन्वय का दूसरा मार्ग है। फर्स्ट तो नियंत्रण कौन करती थी? तंत्रिका कोशिका, जो वातावरण से ऊष्मा की संवेदनाओं को ग्रहण करती है। हार्मोन है ये अंतःस्रावी, यानी बॉडी के अंदर की कुछ क्रियाएं हैं जिन्हें ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं, और ये हमारे शरीर के हर भाग में स्थित होते हैं और विशेष कुछ ग्रंथियां होती हैं जो विशेष कार्य के लिए निर्धारित होती हैं। अब हम एक एक करके हमारे शरीर में स्रावित होने वाले मुख्य हार्मोन और उनके क्या कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है एड्रीनलिन हार्मोन। यह अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है व शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। किडनी की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, तो ये किडनी के ऊपर की तरफ दोनों साइड स्थित होते हैं। कौन सा? एड्रेनलिन ग्रंथियाँ। और हार्मोन कौन सा स्रावित हो गया? एड्रेनलिन हार्मोन। देखिए, किडनी में जाता है ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए, तो ये सीधा कहाँ स्रावित हो जाता है? ब्लड के अंदर ही हो जाता है। और ब्लड जैसे जैसे शरीर में गति करता है वैसे ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँच जाता है। कार्य देखिए, यह कैसे करता है कि यह हृदय सहित लक्ष्य अंगों व विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है, जैसे हृदय की धड़कन का बढ़ना, ताकि हमारी पेशियों को अधिक रुधिर आपूर्ति हो सके। देखिए, इस हार्मोन को कहा जाता है करो या मरो हार्मोन। जैसे हमारे सामने कोई सिचुएशन हो गई, सडन हम घबरा जाते हैं, मान लो अंधेरे में हो, हमें कोई अप्रत्याशित चीज़ दिख जाए तो हम डर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम रिलैक्स भी हो जाते हैं। तो वह काम किसका है हमें रिलैक्स करने का? एड्रेनलिन हार्मोन का। तो ये हार्मोन ज़्यादा स्रावित कर देगा, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उस हार्ट बीट को ये कंट्रोल कर लेगा, पेशियों को अधिक रुधिर हो जाएगा और हमारा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। यह अचानक उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु शरीर को तैयार करता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है इसको। इसे क्या कहा जाता है? करो या मरो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, कोई स्थिति है जिसे आपको निपटना है, या तो आपको फाइट करना पड़ेगा या वहाँ से भागना पड़ेगा, तो बेटर है ना फाइट करना। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन हो गया? एड्रेनलिन हार्मोन हो गया। ठीक है, आप नोट करें। सेकंड है स्टूडेंट्स थायरोक्सिन हार्मोन। यह औटू ग्रंथि गले में स्थित से स्रावित किया जाता है। वैसे सिंपल है, थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। और ये थायराइड ग्रंथि आप शरीर में देख सकते हैं कहाँ पर स्थित होती है? गले के अंदर स्थित होती है। इसके बारे में एक विशेष बात है कि थायराइड ग्रंथि जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, यानी जिसे औटू ग्रंथि कहते हैं। और देखिए, गले में ये किस शेप की होती है? एच आकार की शेप की। ठीक है, ये श्वास नली ब्रोंकाइटिस है, इसके आसपास ये एच आकार की होती है। ये हार्मोन कहाँ से संतुलित होता है? आयोडीन युक्त नमक या भोज्य पदार्थ इस हार्मोन को बनाने हेतु आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जब कभी घेंगा रोग हो जाता है, गला सूज जाता है, तो वहाँ पर किस हार्मोन की कमी होती है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी। तो आयोडीन युक्त नमक है वो इस हार्मोन को नियंत्रित करता है। कार्य कैसे करेगा? यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, ताकि वृद्धि हेतु उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। तो ये कहाँ से स्रावित हो गया? थायरोक्सिन हार्मोन गले से स्रावित हो गया और इनके पाचन के लिए कंट्रोल कर दिया। और देखिए, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा हम सब जानते ही हैं। जैसे गला सूज जाता है, फूल जाता है, तो वो ये ग्रंथि होती है जो इस हार्मोन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये हार्मोन है, ये संतुलित मात्रा में ही शरीर के लिए आवश्यक है। ये ज़्यादा होंगे तो भी शरीर के लिए हानिकारक है, कम होंगे तो भी शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है वो आजकल कॉमन हो गई है,
उसका मतलब क्या है, हम ऐसा खान पान कर रहे हैं जो कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर ये हार्मोन कम स्रावित होता है तो शरीर कम विकसित भी हो जाता है, अगर ये हद से ज़्यादा होता है तो शरीर विशाल भी हो जाता है। ठीक है, तो ये किस हार्मोन के कारण हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण हो गया। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, देखिए वृद्धि हार्मोन। हमने मस्तिष्क की संरचना पढ़ी थी, तब पीयूष ग्रंथि पर चर्चा की थी। तो यह वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, एक मटर का दाना होता है ना, बिल्कुल उसके समान ये पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में होती है। और इस पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। कार्य क्या हो गया, यह शारीरिक वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यानी हमारी हाइट कितनी होगी, हम कितना लंबा ग्रोथ करेंगे, वह किस पर निर्भर करता है, पीयूष ग्रंथि पर निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई आपको थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंसुलिन। यह अग्नाशय से उत्पादित किया जाता है और अग्नाशय जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये मिश्रित रूप से है। थायराइड जो ग्रंथि थी वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थी। ठीक है, इंसुलिन यह अग्नाशय से उत्पादित किया जाता है। हमें पता है अग्नाशय कुछ पाचक रसों का स्रावण करता है जो भोजन के पाचन में भी सहायता करते हैं। तो एक हार्मोन है यहाँ से स्रावित हो रहा है, कौन सा, इंसुलिन। यह क्या कार्य करता है, यह रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यानी सुना है ना, किसी को डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है, तो वह किस हार्मोन के कारण होता है, वह इंसुलिन के कारण होता है। डायबिटीज हो जाती है तो उसके बाद क्या कहा जाता है कि शर्करा का सेवन कम किया जाए, है ना। कुछ होते हैं वो इंसुलिन एक्स्ट्रा भी होते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं क्योंकि उनका अग्नाशय वो उत्पादन नहीं कर पा रहा होता है। तो इंसुलिन क्या करेगा, जो बॉडी में शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखता है। और इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, मधुमेह यानी डायबिटीज रोग है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं लैंगिक हार्मोन। यह यौवनारंभ से संबंधित हार्मोन है। यानी जब बालक किशोर अवस्था में हो जाता है उस समय ये हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ये दोनों नर और मादा में अलग अलग प्रकार के होते हैं क्योंकि नर और मादा में लैंगिक अंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। नर में देखिए, नर में वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यह एक हार्मोन है जो कहाँ से स्रावित होता है, नर वृषण से। इसका कार्य है नर लैंगिक लक्षणों को बनाना, शुक्राणु निर्माण करना। जैसे जो लड़के हैं उनके दाढ़ी मूंछ आती है, उनकी आवाज़ भारी होती है, तो वे किससे संबंधित हैं, वे लैंगिक हार्मोन से संबंधित है। ऐसे ही मादा में देखिए अंडाशय से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। इनका कार्य क्या है, जो मादा लैंगिक लक्षण होंगे जैसे माहवारी का आना है, जनन है, उससे संबंधित कार्य ये मादा लैंगिक हार्मोन करते हैं। कौन से, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, जो मादा लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो थे हमारे शरीर में मुख्य हार्मोन और मुख्य ग्रंथियाँ। अब हम इनकी बॉडी में कहाँ स्थिति है, क्या लक्षण है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन के साथ में पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों की शरीर में स्थिति व उनसे स्रावित हार्मोन का एक चार्ट दिया गया। इससे देखिए आपको सारे हार्मोन रिवाइज हो जाएंगे, स्थिति भी याद हो जाएगी और कौन सा हार्मोन कहाँ किस ग्रंथि से स्रावित हो रहा है वो भी इन चित्रों के माध्यम से रिवाइज हो जाएगा। देखिए चित्र हैं, ये बहुत अधिक आवश्यक है। आप एग्ज़ाम में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उससे संबंधित, मान लो आपसे पीयूष ग्रंथि पूछ ली, तो आप थोड़ा सा उसका कार्य और थोड़ा सा माइंड में और यहाँ स्थित है चित्र बना करके थोड़ा सा दिखा दें तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। पहले चर्चा करते हैं जो हार्मोन दोनों में कॉमन होते हैं, नर और मादा के अंदर। तो सबसे पहले देखिए पीयूष ग्रंथि, कौन सा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखिए कुछ छोटी छोटी ग्रंथियाँ भी हैं जिनके विशिष्ट कार्य हैं। नेक्स्ट आते हैं जैसे पिनियल ग्रंथि है, यह अग्र मस्तिष्क में संबंधित होती है। इस पिनियल ग्रंथि को ध्यान रखिए तीसरी आंख भी कहा जाता है और ये बॉडी की एक तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। हम होता है जैसे 6 बजे उठना शुरू करते हैं तो हमें कंटिन्यू उस टाइम पर जाग आने लग जाती है, तो ये एक तरह से हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ एक स्थित होती है हाइपोथैलेमस, ये सुपरमास्टर ग्रंथि है।
ये तो मास्टर है, अब मास्टर के ऊपर भी देख लो सुपर मास्टर आ गए हैं। इसका कार्य क्या है? सिंपल इस पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करना है, बस इतना सा कार्य, इसलिए इसको क्या कह दिया? सुपर मास्टर कह दिया। ठीक है, दोनों में सेम हो गई। नेक्स्ट आती है अवटु ग्रंथि। थायराइड कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करेगी। ठीक है, देखिए एच के शेप की है ना, देखिए इस प्रकार से एच के शेप से ये रहती है और ये वृद्धि को नियंत्रित करती है। ठीक है, जैसे शरीर मोटा होना, फूल जाना, पतला होना, तो वो ये वाला सिस्टम है। परावटु या पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड के पीछे होती है। ठीक है, हमारे इस ग्रंथि की चर्चा नहीं की गई है हमारी चैप्टर के अंदर, लेकिन ये ग्रंथि काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। ये कैल्शियम जो है उसको बढ़ाने का कार्य करती है, जो हड्डियों की ग्रोथ के अंदर सहायक होगा। कैल्शियम हम जानते हैं हमारे शरीर में कहाँ होता है? हड्डियों में होता है, तो ये कैल्शियम को बढ़ाती है। विटामिन डी है, उसका कंट्रोल ऑन कोऑर्डिनेशन भी कौन करती है? ये पैराथायराइड ग्रंथि करती है, जिसकी कमी से एक रोग होता है टिटेनी रोग। ठीक है, कमी से ये रोग हो जाता है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और एक रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये आप चित्र देख सकते हैं इस प्रकार के इस रोग के लक्षण और ये सब हैं, तो ये परावटु ग्रंथि से हो जाते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा भी हमारे सिलेबस में की जानी चाहिए थी। चलो हम आगे की क्लास में इनको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आती है थाइमस ग्रंथि, जो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थाइमोसिन हार्मोन। ये एक तरह से प्रतिरक्षी है। ठीक है, एंटीबॉडी बनाते हैं उसमें भी ये सहायक है। ये हृदय के पास स्रावित होती है। अभी जो जैसे कोरोना चल रहा था तो उसमें क्या हो रहा था? फेफड़ों वगैरह पे अटैक हो रहा था, शरीर का इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो रहा था, तो ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है। इस ग्रंथि की एक विशेषता है कि ये बचपन में बड़ी होती है। ठीक है, बचपन में ये पाई जाती है और जैसे जैसे वयस्क होते हैं तब तक ये लुप्त हो जाती है। होता है ना, जैसे छोटे बच्चे हैं, अब जैसे कोरोना आया तो कोरोना ने बड़े बच्चों को ज़्यादा जल्दी इफेक्ट किया, क्योंकि वहाँ ये ग्रंथि क्या है? थोड़ी वीक है। और सबसे बुजुर्गों में तो क्या हो चुकी है? ये लुप्त भी हो चुकी है। बच्चों पे कोरोना का अटैक नहीं हुआ क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम काफ़ी अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जो हेल्दी बच्चे हैं। तो प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित कौन सी हो गई? ये थाइमस ग्रंथि हो गई। नेक्स्ट आती है अग्नाशय, जो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन, और जो शुगर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। देखिए किडनी है, किडनी के ऊपर यूँ इस प्रकार की कैप सी लगी होती है और कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी? एड्रेनलिन हार्मोन। और कौन सा? क्रोध और संकट के समय ये हार्मोन काम करता है। जैसे अब लड़ाई होने वाली होती है तो हम एक बार खूब एंग्री होते हैं। ठीक है, गुस्सा आता है किसी चीज़ को देख के, धीरे धीरे हम क्या हो जाते हैं? उसके साथ नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये करो या मरो का हार्मोन कौन सा हो गया? एड्रेनलिन। अब जो नर और मादा में अलग अलग थे वो कौन से? वृषण, जहाँ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो नर लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। और मादा में अंडाशय, जो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो मादा लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो बोर्ड एग्ज़ाम में या कंपटीशन एग्ज़ाम में ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट या हाईलाइट रहता है, तो इसे आपको कवर करना है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। इसमें से मोस्टली हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं आपको बता दूंगी, आप नोट कर लेना। फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? हमने पादप हार्मोन पढ़े थे, उस समय आए थे, और आज भी हमने कुछ हमारे शरीर की ग्रंथि या जंतुओं में हार्मोन पढ़े हैं, तो वो देख लेते हैं। इंसुलिन अग्नाशय, एस्ट्रोजन मादा अंडाशय, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि, साइटोकाइनिन ये कहाँ होता है? पादपों के अंदर पाया जाता है, जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है ना। फल और बीजों के अंदर इसका सर्वाधिक स्रावण होता है। सेकंड देखिए कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? एक एक करके हम सारों को रिवाइज भी कर लेते हैं। द्रुमिका, ये तो क्या बताए थे आपको? सेंसर, जो अनुभव करेंगे। सिनेप्स, ये क्या था? रिक्त स्थान को पार करके वे जाते हैं। एक्सोन यानी तंत्रिकाक्ष, यहाँ से होकर के रसायन क्या करते हैं? अंतिम सिरे तक पहुँचते हैं। और आवेग, ये तो क्या है? संचार का माध्यम है। तो खाली स्थान क्या हो गया? सिनेप्स यहाँ पर हो गया। थर्ड है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए,
शरीर का संतुलन बनाने के लिए उपरोक्त सभी, तो मस्तिष्क हमारा ये सारे कार्य करता है। सोचने का काम कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। हृदय स्पंदन कौन करेगा? मध्य मस्तिष्क। और शरीर की स्थिति और संतुलन कौन बनाता है? अनुमस्तिष्क बनाता है। तो ये सारे भाग ही मस्तिष्क कंट्रोल करता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है ये CBSE एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, सोचो और विचार करो उस टाइप से। तो देखिए ग्राही क्या करती है? कोशिका का विशिष्ट भाग है जो सूचनाओं को ग्रहण करता है। और ऐसी स्थिति जहाँ ग्राही काम नहीं कर रहे हो, तो ग्राही काम नहीं करेंगे तो हम किसी संवेदना को अनुभव नहीं कर पाएंगे और हम असुरक्षित हो जाएंगे। जैसे मान लो आपने मैंने बताया था गर्म वस्तु को आप टच करते हो, आपको पता ही नहीं लग रहा ये गर्म है नहीं है, तो वहाँ से क्या होगा? हाथ जल जाएगा, तो हमें असुरक्षा उत्पन्न हो जाएगी, मस्तिष्क भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए व इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। न्यूरॉन क्या करता है? ऊष्मा संवेदनाओं को ग्रहण करता है। इसके कार्यों की आपको वर्णन करना है, ये तो हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? प्रकाश अनुवर्तन क्या हुआ? पादप की प्रकाश के प्रति संवेदना, पादप प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है, तो वह घटना कहलाती है प्रकाश अनुवर्तन। किस प्रकार होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन था, वह स्रावित होकर के छाया वाले भाग में हो जाएगा, वहाँ से लंबाई में वृद्धि कर जाएगा। ये क्वेश्चन 6 भी हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इसे नोट कर लीजिएगा आप कि मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने से व्यवधान होगा। मेरुरज्जु आघात, जैसे अटैक आता ना, हार्ट अटैक, तो ऐसे मेरुरज्जु में अगर चोट लग जाए तो क्या होगा? सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी, मस्तिष्क से अन्य भागों तक नहीं पहुंचेगी, और जिससे जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। पादपों में कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन पढ़ा हुआ है हमने, जिसमें चर्चा की थी कि पादप क्या होते हैं? जल की गति के द्वारा ही इस क्रिया को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट है कि एक जीव में नियंत्रण व समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। ये तो जरूरी है ही, भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए। मान लो खाना बना लिया, उसमें पाचक हार्मोन ही नहीं जा रहे हैं, खाना पचेगा नहीं, वो पेट में वैसे ही जमा हो जाएगा। हार्ट बीट है, हार्ट बीट कंट्रोल ही नहीं हो, मान लो बढ़ती चली जाए। तो नियंत्रण हमारे शरीर को एक बैलेंस्ड और सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए नियंत्रण और समन्वय तंत्र की आवश्यकता है। अब जैसे आप कोई पौधा काटते हो, जहाँ से काटते हो उसकी शाखाएं निकल जाती हैं, है ना। अब हमारी उंगलियां काट दो तो हो जाती हैं क्या? नहीं होती है। चेहरा है, शरीर है, तो शरीर के विभिन्न भाग में विभिन्न अंग है। वैसे तो यानी कि आँख जो है वो हाथ पे लग जाएगी, या उंगलियाँ वो चेहरे पे उगाए। तो मतलब शरीर का सिस्टम जो है वो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से ही चलेगा, तभी हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न। देखिए हमने अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाएं तो पढ़ी थी कि अनैच्छिक क्रियाएं तो मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं, हमारा नियंत्रण नहीं होता, इच्छा से नहीं होती है, जैसे हृदय का धड़कना, ब्लड प्रेशर हो गया। प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये क्रियाएं कहाँ से नियंत्रित होती हैं? तंत्रिका कोशिका से, प्रतिवर्ती चाप के द्वारा। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होगी? तंत्रिका तंत्र से संबंधित होगी, और अनैच्छिक क्रियाएं मानव मस्तिष्क से संबंधित हो गई। आप इसका उत्तर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जंतुओं में नियंत्रण में समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। ठीक है, दोनों में तुलना और समानता बतानी है। तो देखिए तंत्र क्या करेगा? सूचनाओं को ग्रहण करेगा, संवेदनाओं को ग्रहण करेगा। हार्मोन है वो विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल में रखें, जैसे पाचन को कंट्रोल कर लिया, हार्ट बीट को कंट्रोल कर लिया, और अधिक संवेदनाएं हैं उनको कंट्रोल कर लिया। और तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? ऊष्मा के प्रति संवेदनशील रहता है। तो तुलना में क्या हो जाएगा कि दोनों की क्या है? क्रियाविधि भिन्न है, और दोनों में समानता क्या हो जाएगी कि दोनों पूरे शरीर को नियंत्रित रखते हैं। सिस्टम जो है एक भी अगर गड़बड़ा जाए तो दूसरा अनकंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। देखिए पादप था, छुई मुई का पादप पर हमने चर्चा की थी। तो वह क्या करता है?
स्पर्श के प्रति संवेदनशील हुआ। जब हमने उसको टच किया, टच करने से उसमें उसकी पत्तियाँ सिकुड़ गई। लेकिन हमारी टांग होती है, हमारी टांग को हम टच करते हैं तो वो सिकुड़ती थोड़ी है। पादप में तो कोशिकाएं फैलने सिकुड़ने से गति हो गई, और टांग में होने वाली गति है, टांग में मान लो कांटा लग गया तो वो कैसे काम करेगा, वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से काम करेगा। तो ये इनके गति के तरीकों में अंतर हो गया। और पादप में जो गति होती है वो जल के, हमने पढ़ी थी कि जल था, जल के कोशिकाओं में प्रवेश करने, जल के वहाँ से निकलने से पादप में ये गति होती है। और टांग में क्या होगा, कोई चीज़, कोई घटना हो जाए तो वो विद्युत आवेगों के द्वारा तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, जिसमें तंत्रिका कोशिका, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, ये तीनों एक तरीके से संबंधित हो गए, इन्हें आप ध्यान में रखिए। मानव मस्तिष्क है, ये कैसे किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी क्या संरचना है, इसे ध्यान में रखना है। पादपों की अगर बात करें तो पादपों में जो गति थी, विशेष प्रकार के छुई मुई पौधे की गति है, उसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इजी चैप्टर था, ज़्यादा इसमें टिपिकल कोई चीज़ें थी नहीं, सिंपल। हम इसको एक बार पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये सिस्टम है और हमारे शरीर में इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट कुछ हार्मोन है, इन्हें आप ध्यान में रखिए। और मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं, किसका क्या कार्य है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ये जो तंत्रिका कोशिका प्रतिवर्ती चाप है, इनका क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर रहता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आरबीएससी और सीबीएसई के पेपर डाउनलोड कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए और अपनी प्रैक्टिस भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो देखिए, नेक्स्ट 8 चैप्टर हमारे इस बार की परीक्षा के अंदर नहीं है। जीव जनन कैसे करते हैं, ये 2022 की परीक्षा में आएगा नहीं, तो इसे अब हम एक बार कवर नहीं करेंगे। हम शुरू करेंगे यहाँ पर अभी चैप्टर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।